ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और कहानी कुछ ऐसे है कि हम लोग करने वाले हैं 1 आवर के अंदर हमारी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का फुल ऑन रिवीजन। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं कि हम A to Z सारी चीजें जो भी आपके सिलेबस में है सबको एकदम कह लो ना कि रावलपिंडी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस है ना, तो उसकी तरह बताने वाले हैं। तो बीच में नो ब्रेक है। तो एग्जाम में अगर आप बिल्कुल जा ही रहे हैं एंड उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। सो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैंडास के बारे में। तो पैंडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है। हम उस तरीके से तो ऑफ कोर्स डिटेल में नहीं जाएंगे जैसे हम अपने घर के आस पड़ोस के एग्जांपल दे देते हैं, लेकिन हाँ जितनी भी चीजें कह रहे होंगे वो आपको बिल्कुल रिकॉल हो रही होंगे। पैंडास पैनल डेटा सिस्टम है। इसको बनाने वाले जो शख्स हैं जिनका नाम है वेस मैकेनी, जिन्होंने 2008 में इसकी शुरुआत है जो कुछ की थी। अब बात ऐसे आती है कि ये जो हमारी पैंडास लाइब्रेरी है ये डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज में आती है। आप कह सकते हो कि ये डेटा के ऊपर है जो काम करती है। डेटा साइंस में इसका एक अपना बहुत बड़ा योगदान है। तो आप कहोगे कि भाई डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज में आती है एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि ओपन सोर्स है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इसमें कोई चेंज करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना एक योगदान है जो डाल सकते हो, जो कि मतलब होता है ओपन सोर्स का। बात करते हैं इसके अंदर आते हैं दो सेनापति, एक होती है सीरीज, दूसरा होता है डेटा फ्रेम। ये होती है 1 डायमेंशनल, ये होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, इसमें जो भी डेटा आता है होमोजीनियस होता है, एक ही तरीके का होता है। ये साइज इम्यूटेबल होता है, इसमें वैल्यूज म्यूटेबल होती हैं। डेटा फ्रेम के अंदर हेट्रोजीनियस, साइज म्यूटेबल और डेटा म्यूटेबल होता है। अब बात करेंगे, अगर आप किसी भी डेटा फ्रेम को इमेजिन करते हैं तो आप एक टेबल को इमेजिन करेंगे। उस टेबल के अंदर आपके पास में देखो 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 अलग अलग आपके पास टेबल के अंदर अलग अलग किस्म का, अलग अलग प्रकार का डेटा होगा। तो यानी कि वो सारा डेटा हेट्रोजीनियस होगा क्योंकि अलग अलग होगा अगर आप टेबल को इमेजिन करेंगे। ओके, तो पिप इंस्टॉल पांडास से हम इसकी शुरुआत करते हैं, यानी कि इंस्टॉल करते हैं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखते हैं। सबसे पहले वाली लाइन जो होती है, सीरीज की कहानी में दो चीजें आती, एक होता है इंडेक्स, दूसरा होता है जो डेटा। इंडेक्स की जो बात करते हैं तो 0 1 2 3 होता है बाय डिफॉल्ट। एंड क्रिएट करोगे अगर आप सीरीज को तो आप कुछ इस प्रकार से कर रहे होंगे। आपने क्या किया, सीरीज का एस बड़ा लिखा और एस आपने दिया है, दिस इज एम्प्टी, खाली सीरीज। एंड ये सारे के सारे सीरीज के अंदर के एट्रीब्यूट होते हैं जिनको कि हम लोग अभी 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 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ओके सो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। ये 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। पहला डेटा होता है, दूसरा इंडेक्स होता है, तीसरा डेटा टाइप होता है किसके अंदर, हमारी सीरीज नामक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमने सीरीज को क्रिएट किया, एक वैल्यू हमने अंदर दे दी एक लिस्ट के तौर पर। तो हमारी इस तरीके से देखो 0 1 2 3 में वैल्यूज आती जा रही है। एरे के थ्रू आप क्रिएट कर रहे हो, डिक्शनरी के थ्रू आप क्रिएट कर रहे हो अपनी सीरीज को। जब डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट होंगी तो आपको जानना है कि इसके कीज इंडेक्स बनेंगी और जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज बन रहे होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। रेंज से भी आप बना सकते हो। रेंज फंक्शन के बारे में आपको चीजें पता है तो बस उसको क्या करो, अपने फंक्शन के अंदर डाल दो सीरीज के, तो उसे वो क्रिएट हो जाएगी। तो सीरीज का साइज होता है वो बदला नहीं जा सकता, बट उसकी वैल्यूज कैन म्यूटेबल, ऐसा हो सकता है। क्या उसकी वैल्यूज बदल सकते हैं। अब आपने स्केलर वैल्यू कर दिया 2 × 8 जो कि एक होता है आपके पास 16, लेकिन आपने यहाँ पर इंडेक्सेस काफी सारे दे दिए तो आप एक चीज पा रहे होंगे 0 1 2 3 में आपके पास इंडेक्स आ गए। अगर मैं रेंज 5 कर रही हूँ तो यानी कि मैं 0 से 4 की बात कर रही हूँ, 5 से 10 यानी कि 5 से 9 की बात। लेकिन आप एक चीज पा रहे हो कि इसमें जो इंडेक्स आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आ रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी से भी इंडेक्सेस को दे सकते हो। ठीक है, सीरीज के इंडेक्स हैं वो शुड भी यूनिक, यानी कि आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि आप यूनिक रखो, बट आपको ऐसे कोई इससे एरर वेरर आती नहीं है। हाँ, हमारी सीरीज में डेटा जो भी होता है वो होमोजीनियस होता है और हमारे डेटा फ्रेम में हेट्रोजीनियस होता है। अगर आप कोई अलग अलग डेटा देने की कोशिश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट है जो आपका बना देगा। साइज नहीं बदल सकते, ये चीज आपको पता है। इसमें इंडेक्स, शेप, डी टाइप, ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट होते हैं। इनके यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंडेक्स से आपको इंडेक्स पता चल रहा होगा कि भाई इनके इंडेक्स कौन कौन से हैं। अगर आप इंडेक्स की बात करते हो तो यानी कि ये वाले इंडेक्सेस हैं और ये हमें डिस्प्ले हो रहे होंगे हमारे इंडेक्स से। ओके, अब डेटा टाइप की बात करोगे तो डेटा टाइप से हम ये चीज पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो डेटा टाइप से हम क्या कर रहे हैं, इसका एक बार जो है डेटा का टाइप है जो बेसिकली चेंज कर रहे हैं। ये वैसे मैंने तीनों एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पर बता दिया। इसके अंदर
कि अगर आप डेटा टाइप या इंडेक्स मैनुअली भी लिखते हो तो भी कूल है। इससे एक बार क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, आप लोगों का कल परसों भी था, तो उसमें मैंने डायमंड क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चन को भी डाला था। तो आप अगर डेटा या इंडेक्स ऐसे देते हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब हम कहानी को थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर हम कहानी शुरू करते हैं और हमारे एट्रीब्यूट की यहाँ से कहानी शुरू होती है। वैल्यूज में देखो आपके पास एरे की फॉर्म में आंसर आ रहा है, 2 बार एरे है, इसमें कॉमा नहीं है आपके पास में। फिर उसके बाद शेप में आपका आंसर ट्यूपल में आता है। तो जैसे आपको ये 7 कॉमा बता रहा है, तो 7 का मतलब है कि आपकी सीरीज में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। एन बाइट से क्या होगा कि आपको बाइट्स पता चल रहे होंगे, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7, एक एक कितना बाइट घेर रहा है 8, तो आपके पास इस तरीके से 56 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब एंडिंग में हमेशा सीरीज में 1 आएगा, डेटा फ्रेम में 2 आएगा, बिकॉज डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है, सीरीज 1 डायमेंशनल है। साइज आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज 7। हैज नेम्स हमें तब तक ट्रू कहता जाएगा अगर इसमें एक भी एलिमेंट फॉल्स होता है। अगर इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपके ट्रू होंगे तो ये हमें फॉल्स आंसर करेगा। ठीक है, अब बस टाइप के अंदर टाइप पता चलेगा, एम्प्टी अगर आपकी सीरीज पूरी खाली है तभी ये आपको ट्रू कहेगा, अन्यथा ये हमेशा आपको फॉल्स फॉल्स कहता जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप s का 0 s का 3 लिख रहे हो, तो आपके पास में 0 के लिए ये आ रहा है, 0 1 2 और 3 के लिए आपके पास नैन वैल्यूज कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। यस, यू कैन मॉडिफाई ऑल्सो, यू कैन चेंज ऑल्सो, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज को चेंज करना चाहती हूँ, बट ऑलवेज रिमेंबर द साइज कैन नॉट बी चेंज। सीरीज के अंदर हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, एज वेल एज हम स्लाइस भी है जो कर सकते हैं। आपने लिखा ए से गुरु हो जा शुरू और चल कहां तक, डी तक, तो ए बी सी और डी भी इंक्लूड होगा। और डी इसलिए इंक्लूड होगा क्योंकि मैनुअली आपने इसकी नाम है जो दे रखा है। अगर आप इंडेक्सेस देते तो मेरे ख्याल से नहीं, श्योरली आपके पास में क्या चीज हो रही होती, इसके जो लास्ट इंडेक्स दिया, जैसे आपने कहा 1 से लेकर के 4 तक, तो ये 3 तक है जो चलता या आपको आंसर करता। तो ये बात थी। स्लाइसिंग के अंदर देखो आप इसमें स्टेप्स भी है जो दे सकते हो। आपने कहा गुरु हो जा शुरू डी तक चल, बट 3 स्टेप है, तो आपके पास में देखो 1 और 2, तो इसका है कि हमारे पास ये हुई आ रहे हैं ए और डी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग के अंदर या कभी ट्यूपल या लिस्ट में किया होगा। 3 से 6 का मतलब है 3 4 और 5, मैंने बोला ना लास्ट आपके पास एक्सक्लूड होगा। सो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो मतलब आपके पास में देखो डी ई एफ नामक जो इंडेक्स है उसके ऊपर पड़ी वैल्यू आपके पास डिस्प्ले होंगे। हाँ, आप स्टेप्स दे करके इस स्लाइसिंग को कुछ आगे भी है जो बढ़ा सकते हो। आपने इसमें 100 का स्टेप दे दिया तो आपको पता है 100 स्टेप होता नहीं है, ऐसे करके आपने 100 स्टेप होता नहीं है तो जितना है उतना दे देगा। ठीक है, 4 से 8 तक चलना था लेकिन वो शुरू हुआ 4 से और उसके बाद 100 स्टेप में उसको कोई वैल्यू मिली नहीं तो आपको आंसर आ गया। अब ऐसे आप अपनी स्लाइसिंग को उल्टा स्लाइसिंग करके आप उल्टा कर सकते हो अपनी सीरीज को। ठीक है, ये चीज आपको पता है, आपकी सुनीता अरोरा में बकायदा ये छपी भी हुई है चीज। ओके, सो लाइक हाउ यू विल बी एबल टू मॉडिफाई योर सीरीज, उसकी वैल्यूज को आप बी और डी के अंदर आप वैल्यूज इस प्रकार से चेंज कर रहे हो, जैसे कि मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको बता रखा है। इसमें कुछ इस प्रकार से हमारे पास वैल्यूज हैं, नहीं इस प्रकार से हमारे पास वैल्यूज हैं जिसको हम इस प्रकार से चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने देखो 10 22 90 इंडेक्सिंग के थ्रू आपने चेंज है जो कर दिया। सो यस, मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। आप स्लाइस करते जाओगे, चेंज लिखते जाओगे, वहां देखो एक एक छोड़ करके। वाई? बिकॉज आपने स्लाइस में कुछ ऐसा ही दे रखा है कि एक छोड़ करके आपके पास में चेंज हो जाए, टिक टिक और टिक, 2 दोगे तो फिर उतना चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी चीजें हैं। अब मैंने कहा गुरु हो जा शुरू कहां से, 3 से लास्ट तक चल, तो 2 वैल्यूज लास्ट में देखो हमारी किस प्रकार से चेंज हो रही है। हेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट 5 शुरू की वैल्यूज देते हैं। अगर आप इसमें कोई नंबर दे रहे हो तो ये उतनी वैल्यू जैसे कि एक रिकॉर्ड आपके पास डिस्प्ले होकर के आ रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 5 करेगा। टेल लास्ट के 5, अगर आपने इसमें कुछ वैल्यू दे दी तो ये लास्ट के 5 या लास्ट के उतने जो है आपके डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो टेल मतलब लास्ट के, हेड मतलब शुरू के आपके पास में आएंगे। ठीक है, तो ये किस्सा, ये कहानी होगी, ये लास्ट के 2, ये शुरू के 2, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेक्टर ऑपरेशन यानी कि आप अपनी सीरीज में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आपने s+2 किया, s×2 किया, तो वो पर्टिकुलर आपकी सीरीज के साथ मल्टीप्लाई जुड़ रहा होगा जो भी आप वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। इट कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन, इट कैन बी मल्टीप्लीकेशन प्लस, जो भी है। ठीक है, ये किस्सा हुआ। अब आप 2 सीरीज को आपस में जोड़ भी है जो सकते हो। जोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये इंडेक्स जिनके सेम होंगे उन्हीं के साथ में जुड़ घट रही होंगी, राइट। तो अगर इन तीनों के इंडेक्स सेम है तभी ये आपस में होंगे,
अगर नहीं होंगी तो वो मिसिंग डेटा कंसीडर करेगा, नैन में आपका आंसर आएगा। जैसे ए से ए, बी से बी, सी से सी, व्हाट अबाउट डी एंड ई, दे बोथ विल बी नैन हियर, राइट। तो ये किस्सा है। आप इसमें s-1 दे दो, s+1 दे दो, s मल्टीप्लाई दे दो, आप दोनों सीरीज में कुछ भी है जो बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अरिथमेटिक। फिल्टर का मतलब है कि अगर हमने ऐसे लिखा है तो हमारा है कि भाई जो जो 2 से बड़े होंगे वो ट्रू होंगे और जो 2 या 2 से छोटे होंगे वो फॉल्स होंगे, राइट। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे अपनी वैल्यूज के साथ चीजें, लेकिन हमारा डेटा यहीं पर फिल्टर हो जाएगा अगर हम ऐसा कर रहे होंगे जैसे मैंने ये लिखा है, तो यहां पर मुझे जो s के बराबर है मतलब 2 है वही डिस्प्ले होगा, सो दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग। और ऐसे करके हम बूलियन में वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहे होंगे, जो कि 2 है वो ट्रू हो जाएगा, उससे छोटा बड़ा होगा वो फॉल्स हो जाएगा। सॉर्टिंग के केस में आपको याद रखना है कि आप सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज से आप सॉर्टिंग निकाल रहे होंगे, तो इसमें जो है अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स है जो आपको करना पड़ेगा। सॉर्ट इंडेक्स भी एक चीज होती है जिसके थ्रू आप अपने इंडेक्सेस को सॉर्ट कर रहे होंगे, इंडेक्सिंग फॉल्स करोगे तो वो जो है आपके उल्टे में आ जाएगी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। बाकी आपकी सीरीज में अगर आप 2 सीरीज को इस तरीके से करते हो a प्लस बी, यानी कि अगर इसमें s1 और s2 ले, तो अगर इससे जो चीज हो रही है उसी से ये भी चीज हो रही है, यानी कि ये दोनों ऐसा करना और ऐसा करना बोथ आर सेम, बट एक चीज फंक्शन से और एक चीज ऑपरेटर से हो रही है, ठीक है। इतनी सी वैल्यू। फिल वैल्यूज का इतना सा यूज होगा कि जब आपके पास में कोई डेटा मिसिंग होगा तो ये उस वैल्यू से प्लस माइनस हो जाएगा जो आप ऑपरेशन करना चाहते हो, ठीक है। जैसे आप ऐड करना चाहते हो तो अब 10-100 से ऐड है जो बेसिकली हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी, प्रैक्टिकली हम हजारों बार इस चीज को कर चुके हैं। सीरीज का क्रिएशन आपको आना चाहिए, सीरीज के अंदर जितने भी वेक्टर ऑपरेशन है, फिल्टरिंग है, सॉर्टिंग है, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिकली बेसिकली क्लियर है जो होने चाहिए। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम की बात आती है तो आपके पास में ये सारे के सारे क्रिएशंस आपकी उंगलियों पर है जो होने चाहिए। आगे करेंगे तो खाली डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की बात हो रही है तो पहले डिक्शनरी ऑफ लिस्ट आपको बनाना चाहिए और उसके बाद में हम डेटा फ्रेम के अंदर इसको डाल रहे होंगे। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के अंदर कहेंगे तो अंदर वाली डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो बाहर, यानी कि हमारे इंडेक्सेस बन रही होंगी, बाहर वाली डिक्शनरी की कीज होंगी वो ऊपर हमारे एट्रीब्यूट बन रही होंगे। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की बात आ रही है तो आप लिस्ट में डेटा कर रहे हो, लिस्ट में हमेशा ध्यान रखना हम हॉरिजॉन्टली डेटा के साथ वर्क कर रहे होते हैं, चाहे वो कैसा भी लिस्ट क्यों ना हो, बस इसमें जब भी जो भी डेटा जाएगा वो डिसाइड करेगा कि वो वर्टिकली डिस्प्ले होगा कि हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आप यहां पर देखो आपके पास में ये हमारे पास मार्क्स, देखो मार्क्स नेम सिटी, तो हमारा डेटा इज कमिंग वर्टिकली, व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर हमारा डिक्शनरी, राइट। और अगर यहीं पर ये क्या हो जाता, हमारा एक लिस्ट हो जाता तो हमारा डेटा देखो हॉरिजॉन्टली जा रहा होता। एट्रीब्यूट के अंदर हम डेटा टाइप्स पता कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल मेरा जो कॉलम है उसके अंदर क्या क्या जो है उनके डेटा टाइप है। साइज में मुझे साइज पता चल रहा है, रोज और कॉलम्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के शेप में मुझे आंसर पता चल रहा है किसमें, ट्यूपल के अंदर, तो ये बता रहा है कि ये 3 रो है और ये बता रहा है कि ये 3 कॉलम है। वैल्यू से मेरे को नंपाई में यानी कि मेरे को 2D एरे में आंसर मिल रहा है, वैल्यूज उसकी सारी डिस्प्ले हो रही है। एंडम से मुझे 2 आंसर मिलेगा बिकॉज डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल। एम्प्टी में मुझे फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास मेरा डेटा फ्रेम भरा हुआ है, तो जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक ये आपको ट्रू आंसर जो है फॉल्स आंसर देता जाएगा, लेकिन जैसे ही वो खाली होगा आपको ट्रू आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे थे। एट्रीब्यूट के आगे कभी भी आप पैराथिंसिस का यूज नहीं करते हो, बाकी आप काउंट करोगे तो ये नॉन नैन वैल्यूज को काउंट कर देगा। अगर इसके आगे 0 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, एक्सेस 0 इंडेक्स दिया है, तो ये कुछ इस प्रकार से नॉन नैन वैल्यूज की काउंटिंग आपको डिस्प्ले करा रहा होगा। और अगर आप यहाँ पर एक्सेस 1 है जो देते हो तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी वैल्यूज को काउंट करके देगा, और वो भी नॉन नैन वैल्यूज को। इन तीनों से आपका आंसर है जो बेसिकली सेम आ रहा होगा। ट्रांसपोज के लिए हम टी का यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि रोज आपकी कॉलम्स आपके रोज में तब्दील हो रही हैं। अब ये कहता है कि सिलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग सिंगल कॉलम, ओके, आप सिंगल कॉलम को एक्सेस कर सकते हो, डेटा फ्रेम कॉलम, और इस तरीके से लिखना बोथ आर कूल। अगर कहने का मतलब है कि मैं डबल ब्रैकेट में यहाँ कॉलम का नेम लिख रहा हूँ और DF डॉट अपने कॉलम का नेम, तो दोनों से कहानियां और किस्से मेरे बिल्कुल सेम हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज रही आपके पास में। अब थोड़ी सी चीज को आगे करते हुए हम लोग जो है मेरे पास में मैंने क्या किया, मेरा रोल नंबर है और जो नेम है, रोल नंबर है और मेरे पास में क्या है, मेरा नेम है। तो अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज करनी है तो एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये डबल ब्रैकेट्स का यूज अवश्य जरूर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉक के बारे में। लॉक के अंदर क्या है, कॉमा, कॉमा के इधर वाला हिस्सा इज फॉर रो, इधर वाला हिस्सा इज फॉर कॉलम, कॉलम के लिए होगा, ठीक है। अब क्या है लॉक, लॉक के अंदर क्या है, मैंने 1 दिया है, तो 1 का मतलब है कि मैं 1 नंबर रो के बारे में बात है जो बेसिकली कर रहा हूं,
ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रो की भी बात करेगा, लेकिन अगर आप कॉमा करके डिफरेंशिएट करोगे तो उधर वाला हिस्सा इज फॉर कॉलम, इधर वाला हिस्सा इज फॉर रो। ठीक है, हाँ। अब बात आती है लॉग के अंदर एक नंबर रो से लेकर के आखिर तक, यानी कि कॉलम लिखा है तो वो लास्ट तक है जो बेसिकली काम करेगा। 1 से लेकर 2 तक, ये 2 भी है जो इंक्लूड होगा, दैट्स वाई ये दोनों आपके डिस्प्ले होंगे किसमें, लॉक के अंदर। बट अगर ये आई लॉक होता, आई लॉक के अंदर लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है। हमारा लॉक लेबलिंग पर काम करता है, क्योंकि अभी आप 1 2 3 दे रहे हो, क्योंकि आपने लेबलिंग यहाँ पर दे नहीं रखी है, तो दैट्स वाई आप 0 1 2 दे सकते हो। तो बात आती है आपके पास में रोल नंबर और नेम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रोल नंबर और नेम दे दिया कि रोल नंबर से नेम तक चलो। तो कहने का मतलब है रोल नंबर से नेम तक, तो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर कर दिया गलती से, तो हम इस तरीके से हमारे ये दोनों एक्सेस कर रहे होंगे। तो देखो 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 देखो, हमने कहा रो इधर, तो ये वाला हिस्सा इज फॉर रो, ये वाला हिस्सा इज फॉर कॉलम। तो रो के अंदर आपके पास में 1 और 2 रो आएगी, और नेम से लेकर के रोल नंबर से लेकर के नेम तक आप इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इस तरीके से, तो ये 0 और 1 नंबर रो है, ये मेरे कॉलम है, तो ऐसे आपका डेटा एक्सेस हो पा रहा होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, स्टेप छोड़ करके किया है, और जो है ये दोनों कॉलम, तो ये आप जो है आपको प्रैक्टिकली चीजें हैं जो बिल्कुल करनी होंगी। अभी मैं सिर्फ आपको चीजें रिवाइज है जो बेसिकली करा रही हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि आप R2 नामक जो रो है वहां से शुरू कर रहे हो और अपने एंड तक चल रहे हो, फिर उसके बाद में रोल नंबर है और रोल नंबर के बाद में नेम है। तो आपको क्या चीज समझ में आती है कि हम इनका डेटा इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आई लॉक के केस में किस्सा कुछ नहीं होगा। आई लॉक के केस में सिर्फ इतनी कहानी होगी कि एक तो ये लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता, और ये दूसरा चाहे इंडेक्स दिए हो या ना दिए हो, ये आपके 0 1 2 3 पर ही बेसिकली है जो काम करेगा। इतनी चीज आप कर लोगे तो चीजें हो जाएंगी। एक पर्टिकुलर अगर वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, तो डेटा फ्रेम और मैंने कॉलम का नाम दिया, और उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, रो दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पहुंचते हुए शाम तक पहुंच रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखिए मेरे पास R2 है और उधर से देखिए नाम है, तो इंटरसेक्ट जहां पर हो रहा है वही डेटा डिस्प्ले होगा। अब मैं कह रही हूँ डेटा फ्रेम का नेम, बिल्कुल नेम मेरे पास में कहाँ है, ये रहा। और रो कितनी है, ये वाली, इसको मैंने शाम से क्या बना दिया, रोन्यू बना दिया। तो ऐसे करके हम मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा किया, तो ऐसा करने से या तो अगर मेरे पास में एक नेम नाम का एट्रीब्यूट हुआ तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, अन्यथा ये एक नया एट्रीब्यूट लास्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, ऐसा करने से भी या तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, और या फिर नहीं हुआ तो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसी से बात निकल करके आती है कि हाउ टू ऐड न्यू कॉलम। 5 तरीके बताएंगे आपको यहाँ पर। एक जो पुराना और आपका जो है इजी तरीका वो ये है कि हम डेटा, इसमें क्या होगा कि आपका पुराना जो कॉलम होगा वो मॉडिफाई भी है, जो बेसिकली हो जाएगा। अगर आप पुराना नाम दोगे, नया नाम दोगे, तो वो लास्ट में ऐड हो जाएगा, लाइक हाउ ये ऐड हुआ है। उसके बाद की कहानी आती है कि आपने यहाँ पर क्या किया है, डेटा फ्रेम और 10, ये क्या होगा, एक एक करके वैल्यूज आपकी सेम वैल्यूज कुछ इस प्रकार इस कदर से डिस्प्ले हो रही हैं। इंसर्ट आपने किया है तो 2 नंबर पोजीशन है, और इस कॉलम का नाम है, और ये आपके पास में वैल्यू है। तो मतलब 2 नंबर पोजीशन पर देखो तो ये 0 है, ये 1 है, 2 है। यहाँ पर आपके पास 1000 1000 1000 है जो बेसिकली आ रहा है। बातों के किस्सों को कुछ आगे किया जाए तो आपने क्या किया, 0 1 2 2 यानी कि 2 नंबर पोजीशन पर न्यू कॉलम आपने कर दिया ये वाला, और इसमें इंडिविजुअल अपनी वैल्यू डाल दी, रोशन और 23 और 90। बातों को कुछ और आगे किया जाए तो बातें कहती हैं कि यहां से आता है जो आपके पास में 2, एंड आपने क्या किया, आपके कॉलम का नाम। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअल वैल्यूज दे दी। मेरे ख्याल से ये चीज हम कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एट के थ्रू भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। देखो, अगर आपने ये नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये नई रो ऐड कर देगा, बट आपको नया कॉलम करना, तो आपको इसको हटाना होगा, और ये क्या करेगा, नया कॉलम ऐसे ऐड कर देगा। आप एट की जगह लॉक करोगे तो भी एक हिस्सा हो जाएगा, यानी कि आप नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं। असाइन भी एक फंक्शन है, आपने यहां पर अपने नए कॉलम का नाम लिखा और वैल्यू दी, तो वो क्या होगा, आपके पास में नया कॉलम इस प्रकार से लास्ट में ऐड हो जाएगा। रो की बात करोगे तो रो के किस्से में कुछ नहीं है, अपेंड के थ्रू तो खैर आप कर ही सकते हो। अपेंड में जैसे मैंने डिक्शनरी के थ्रू बता दिया कि नेम में राजा, ये नया डेटा मेरे पास आना चाहिए। अपेंड में मैंने सिर्फ डिक्शनरीज में दे दी, इग्नोर इंडेक्स कर दिया, अब मेरा जो है डेटा लास्ट में ऐड हो जाएगा। बट ये कोई बड़ी तोप नहीं है, क्योंकि आप इससे भी इजी तरीका कर सकते हो। कौन सा, लॉक वाला। आपने डी दिया तो लास्ट में देखिए मेरे पास डी ऐड हो गया, और उसमें देखो वैल्यूज किस प्रकार से आपकी जा रही है। ठीक है, हाँ, आप इसकी जगह ऐड भी कर सकते थे तो भी आपकी नई रो ऐड हो जाती। एंड मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है कि अगर आप इसमें कोई पुराना नाम दे दोगे तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो किस्से और कहानियां थोड़ा सा और आगे करते हैं, और एट की बात या आई एट की बात अगर हम करें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आई एट में क्या होगा, यहाँ पर हम रो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलम की, तो यानी कि 0 नंबर कॉलम 0 नंबर रो, यानी कि राजू की बात है जो आपके पास बेसिकली हो रही है।
है। ठीक है, डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप का यूज करते हैं। डिलीट करने के लिए आप यहां पर आएंगे, मेरे पास यहां पर रिकैप में मैंने चीजें बता रखी हैं, सुनिए। पॉप के थ्रू और डेल के थ्रू और ड्रॉप के थ्रू आप किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हो अगर ड्रॉप में एक्सेस 1 लिखा हुआ है। ये 3 तरीके हैं, लेकिन ड्रॉप के थ्रू फायदा हो जाएगा कि आप एक से ज्यादा कॉलम्स को ड्रॉप है या डिलीट है जो कर सकते हो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट रो के साथ काम करेगा, आपको एक्सेस 1 देना होगा, इन प्लेस ट्रू देंगे ताकि हम अपने एक्चुअल डेटा फ्रेम में कोई बदलाव या चेंज है जो ला सके। राइट, तो नेम मैंने दिया एक्सेस 1 का मतलब है कि ये डिलीट हो जाना चाहिए। मल्टीपल भी दे सकते हो, आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना करके दूसरे कॉलम को लिखना होगा, खैर ठीक है। और अगर एक्सेस 0 दिया है या कुछ नहीं दिया है तो भी कूल है। अब मैंने 0 दिया तो ये 0 नंबर एट्रीब्यूट्स को मेरा 0 नंबर रो को मेरा डिलीट है जो मुझे करके दे देगा। ठीक है, रीनेम के अंदर हम रीनेम फंक्शन का यूज करेंगे, कॉलम्स लिखेंगे। अगर आप कॉलम्स नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर एक्सेस 1 जरूर लिख देना क्योंकि वो कॉलम्स को डिलीट कर रहा होगा, पुराना नाम और नया नाम। अगर आप यहाँ ना तो एक्सेस देते हैं ना कॉलम देते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट ये रो को डिलीट करेगा। ठीक है, तो रो के लिए बाय डिफॉल्ट है जो बेसिकली काम है जो आपके लिए करने वाला है, पुराना नाम नया नाम। इसके थ्रू फायदा हो जाएगा कि आप एक से ज्यादा कॉलम्स को डिलीट कर पाओगे। इन प्लेस ट्रू करोगे तो आपके एक्चुअल डेटा फ्रेम के अंदर चेंज है जो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहानी आपकी इसके साथ की रही। राइट, तो बूलियन इंडेक्सिंग कुछ भी नहीं है अपने आप में कि आपने यहाँ पर अपना डेटा फ्रेम बनाया, ट्रू फॉल्स कर रहे हो तो पहले वाली रो दिख गई, दूसरे वाली नहीं दिखी, तीसरे वाली दिख गई। तो इस तरीके से आप जिन जिन रोज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से इस कदर से लिख रहे होंगे। आपने कहा कि डेटा फ्रेम में मार्क्स जो बड़े हैं 30 से, ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा, लेकिन आप उसको बंद कर रहे होंगे डेटा फ्रेम में, तो ऐसे आपका डेटा फिल्टर आउट होकर के निकल जाएगा। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान देना जो कि आपकी क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम है। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐड, रो, कॉलम, ड्रॉप, ये सारी चीजें जो हैं आपकी फिंगर्स पर हैं जो होनी चाहिए, यानी कि आपको इनका प्रैक्टिकल पता भी है जो पता होना चाहिए। बात करेंगे आगे हम लोग चल करके डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर। इसमें कुछ खैर ज्यादा चीजें हैं नहीं आपके पास में। डेटा विजुअलाइजेशन का खाली यूज है कि यूज क्या है कि हमारे लिए डेटा समझ पाना ईजी हो जाता है। पाइथन कहती है कि आप मैटप्लॉटलिब है जिसको इंस्टॉल कर लीजिए, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करके और इंपोर्ट pandas एज इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt लिखेंगे आप इसको इंपोर्ट करने के लिए, और ये तीनों ग्राफ्स के ऊपर आप काम करेंगे। पिप हमने कर लिया है, matplotlib.plt pyplot एज plt हमने यहाँ पर कर दिया। अब कहानी कुछ आगे है जो हम लोग कर रहे होंगे। लाइन के बाद में देखिए सबसे जो बेसिक ग्राफ है वो आपका लाइन है। लाइन के लिए आप प्लॉट का यूज कर रहे होंगे, लाइन बार एच, ये सारे के सारे ग्राफ है। अब इसमें कुछ नहीं है, आप यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस दोनों की वैल्यू दे रहे होंगे और प्लॉट के अंदर एक्स और वाई को लिख रहे होंगे। तो ये इस प्रकार से ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू इस तरीके से ग्राफ आपको है जो दिखाई दे गया होगा। हम खाली इसमें रिवाइज कर रहे हैं चीजें, प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स नहीं करके देखेंगे क्योंकि हम लोग चीजों को ऑलरेडी इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल हजारों बार देख चुके हैं। जस्ट हमने रिवाइज करना है। एक्स हो गया और वाई हो गया, मेरे पास इस तरफ एक्स एक्सेस इस तरफ वाई एक्सेस है और आप कोई भी वैल्यू देकर के चीजें कर रहे होंगे। एक्स लेबल और वाई लेबल की बात आती है कि आप लेबलिंग दे रहे हैं। कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता एक्स और वाई एक्सेस पर क्या है, तो लेबल हम लोग दे रहे होंगे। ठीक है, तो लेबलिंग के लिए हम काम करेंगे। ग्रिड है कि पीछे आपको ये जो बॉक्सेस वाली लाइन दे रही है ग्रिड आ रही है, टाइटल भी दे सकते हो। ठीक है, लीजेंड्स का मतलब है कि ये जो आपके पास में डिस्प्ले हो रहा है। तो कई बार ऐसी चीज होती है कि हमारे जो ग्राफ्स होते हैं हमें पता ही नहीं चलता, उसके अंदर काफी सारी लाइंस होती है, तो कौन किसके लिए। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर लीजेंड। लेबल देने के बाद लीजेंड को कॉल करना होगा, अन्यथा ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इसमें क्या होगा कि अपने आप बेस्ट पोजीशन चूज करेगा और आपको डिस्प्ले करा देगा। ओके, लेबल आईपी मैंने कलर इसका चेंज कर दिया, कलर से आप कोई भी और कलर इसमें दे सकते हो। याद रखने वाली बात है कि के फॉर ब्लैक होता है, ठीक है, बी फॉर ब्लू होगा इसके अंदर। ओके कूल है ना। अब बातों को कुछ आगे लेकर के जाएंगे। लाइन की विड्थ भी आप इससे चेंज कर सकते हो, लाइन का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट होगा सॉलिड और ये इस तरीके से जो भी आपके सामने दे रखा है कि स्लैश स्लैश और स्लैश डॉट, ये सारे हो गए। देन आप मार्कर भी है जिसमें कर सकते हो, तो डी फॉर डायमंड मैंने दिया हुआ है। आपकी बुक में जो दो चार दे रखे हैं तो आप उनको एक बार देख लेना कि और कौन कौन से मार्कर है जो आपके पास में दिए हुए हैं। मार्कर साइज इज इक्वल टू 10, आप उसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हो। आपने मार्कर साइज दिया, मार्कर एज कलर आपने दे दिया, तो आप देखो इट्स लाइक अ डिजाइनिंग। आपके पास एक बार ग्राफ आपको बनाना आ गया, अब उसमें आप दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करके उसको चीजें हैं जो देख सकते हो। तो जैसे आपके पास में देखो मार्कर, मैंने कहा ना कि आपकी कॉपी में है तो आप उसको देख लेना बुक में। तो ये सारे के सारे हैं, एनसीईआरटी का मैंने स्क्रीनशॉट है जो ले रखा है। बाकी देखो सेव फिगर
आपको पूरा पाथ देना होगा कि कहाँ पर आप इस फिगर को सेव करना चाहते हैं जो आपने बनाया है अपना मैक प्लॉट इसे प्लॉट से। और ये सारे के सारे इसके अंदर के हैं, जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं। आगे चलेंगे हम लोग लाइन के अंदर, ये सारे आपको वन शॉट में याद भी रखने हैं। देन बार ग्राफ की बात हो रही होगी तो बार कुछ इस तरीके से आपके पास बार्स हैं जो आ रही हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सेस पर हमने कुछ वैल्यूज दी हैं, उसके बेसिस पर हमारे बार ग्राफ हैं जो हमें इस तरीके से बॉक्सेस में बन करके आ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम बिन्स की बात हो रही होती है तो आप बाय डिफॉल्ट 10 बिन बन रहे होते हैं, और जब हम स्पेसिफिकली बिन मेंशन कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है 0 से 32 तक चलेगा, 33 से लेकर के 44, 59 और 99 तक चीजें काम कर रही होंगी। ठीक है, आगे के किस्सों की बात करेंगे तो बस हिस्टोग्राम में इतनी ही चीज है जो आपको जानने की जरूरत है, बाकी चीजें हम ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपका ये वन शॉट में एक रिवीजन है जो अभी तक का हो गया। आगे हम डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात कर रहे होंगे। तो देखिए डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर बेसिकली चीजें आती हैं कि भाई अगर मैं ऑनलाइन दुनिया में कोई भी काम कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो है दुनिया में किसी को पता ही नहीं चल रहा। आप ये कह लीजिए कि आप अगर हिस्ट्री भी डिलीट कर देते तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सर्वर पर जाकर के स्टोर है जो होती हैं। तो मतलब हमारे जो कर्म है, हमारे जो कांड है जो हमने कर रखे हैं, तो वो सारे के सारे डिजिटली सर्वर पर स्टोर होंगे। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि कई बार लोग हैं जो जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह में, तो क्राइम करने के बाद में उसको अपने मोबाइल से भी अगर डिलीट कर देते हैं तो साइबर टीम उसको वापस ले आती है। तो दैट मीन्स वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे, कहीं ना कहीं वो जाकर के स्टोर होंगे। या आपका वहम होगा कि आप कहोगे कि भाई मैंने डिलीट कर दिया तो वो सारी दुनिया से ही डिलीट हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं कि जहां इंटेंशनली आपको पता हो रहा होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है बट फिर भी आप कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर खुद से फोटो वोटो पेस्ट करना है ना, पोस्ट करना। फिर पैसिव डिजिटल की है, अनइंटेंशनली हम कुछ वेबसाइट या कुछ ओपन करते हैं तब हमें पता ही नहीं होता कि हम अनइंटेंशनली भी डिजिटल फुटप्रिंट है जो पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। नेटिक्वेट्स में आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें, यानी कि जो जो चीजें हम कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स कह सकते हो इंटरनेट की दुनिया में। ओके, उसके बाद हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको बिल्कुल हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे दिमाग के अंदर है, एक दिमाग की उत्पत्ति, इन्वेंशन कह सकते हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क कह सकते हो, कोई लिटरेसी, कोई ऐसा डिजाइन जो मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में आया है, वो कोई लॉगो। चलो अब आगे चलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये कैसा किस्सा है, कहता है कि भाई जो आपके दिमाग की उत्पत्ति है, इन्वेंशन है, लिटरेसी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, कोई एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन आपने दे दी, कोई मैथ्स वैथ्स का कोई ऐसा फॉर्मूला आपने उत्पत्ति कर दिया, आपने कुछ डिजाइन दे दिया, कोई सिंबल बना दिया, कोई नेम आपने ऐसा कुछ ऐसे कुछ, मतलब नेम का मतलब है कोई ऐसा कंपनी का नाम आपने दे दिया, लोगो वोगो आपने ऐसा दे दिया, तो वो सारी क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली आप समझ लो एक तरीके से जो आप कि आपने अपने दिमाग की क्रिएटिविटी यूज करके किया है, किसी को कॉपी करके नहीं किया है, वो आपकी क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी जैसे एक कुर्सी है, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल मेरे साथ भी मेरी है, मे भी हो सकता है हम चले जाएं यहाँ से तो हो सकता है कि मेरे बाद भी किसी की हो, है ना, ऑफ कोर्स किसी कोई ना कोई तो बैठेगा ही। तो ये है कि भाई जो मेरे साथ ही आई थी, जो मेरे साथ ही जाएगी, वो मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, मेरे दिमाग की उत्पत्ति कह सकते हो। मेरे को कोई आइडिया वो मेरे को ही आ सकता है, किसी और को नहीं आ सकता, है ना। तो वो चीजें यहाँ पर है जो हम लोग बात करने वाले। तो ऐसी अगर आप कोई क्रिएटिविटी वाला काम है जो करते हो तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, कहने का मतलब है कि उसको आपसे कोई चुरा नहीं सकता, तो आप उसका कॉपीराइट करा सकते हो। जैसे कि अगर आपको एक आइडिया आया कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जो आज तक कभी पहले बना नहीं है, बना भी है तो कुछ आप उसमें अलग मॉडिफिकेशन और अलग चीजें करके आप कर रहे हो, तो आप उसका कॉपीराइट ले सकते हो। आपको लगता है कि दुनिया में कुछ एक ऐसी इन्वेंशन कर रहा है तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो। तो इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो आपको ट्रेडमार्क को पढ़ना है, आपको कॉपीराइट को पढ़ना है, आपको पेटेंट को पढ़ना है। ट्रेडमार्क यानी कि वर्ड फ्रेज डिजाइन, मैंने ये बहुत ढूंढ करके आपके लिए एकदम अच्छी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, तो आप इसको एक बार प्लीज पढ़ करके देख, मतलब पढ़ करके है जो जाना। ये स्लाइड का आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट है जो आप ले लो और फिर आप इसको ढंग से पढ़ करके फिर आप देना, क्योंकि पिछले सालों में पेपर में आया है कि ये किसका हिस्सा है, आपको बताना है कि ये किसका, ट्रेडमार्क का है, पेटेंट का है या कॉपीराइट का है। तो बात ऐसे है आपके पास में कि ये वर्ड है, फ्रेज है, डिजाइन है, तो ये आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बोले तो किसी भी कंपनी का कोई लोगो आपने देखा, जैसे अनअकैडमी का है ना, तो अनअकैडमी का जो लोगो है बिल्कुल मैं उसको कॉपी नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी की पहचान है। तो जैसे कोई लाइन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और लेट्स क्रैक इट, है ना, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ट्रेडमार्क हो गए। पेटेंट की बात करते हैं तो इन्वेंशन की बात होती है। तो देखिए इन्वेंशन यानी कि जो दुनिया में आज तक चीज नहीं हुई,
ठीक है, जैसे कि मैंने कोई उड़ने वाला पेन बना दिया, ये ज्यादा नहीं हो गया बट फिर भी है ना, उड़ने वाला पेन बना दिया, तो ये क्या है, इसका पेटेंट मुझे मिलेगा 20 सालों के लिए। तो मतलब एक 20 सालों के लिए ही क्यों, अगर हम सोचे तो। अगर तुम कहो कि मैम मैंने ना बल्ब बनाया है, मैं कहूंगी कोई बात नहीं, कुछ सालों पहले लोगों ने बल्ब है जो ऑलरेडी बना दिया। तो कोई इन्वेंशन या उत्पत्ति कुछ सालों के लिए रहती है, उसके बाद नहीं रहती है ना। वही चीज यहाँ पर है कि भाई पेटेंट आपको मिलेगा 20 साल के लिए। कॉपीराइट जैसे आपके कोई क्रिएटिव वर्क है, ठीक है, आपने कोई फोटोग्राफ बना लिया, आपने कोई पेंटिंग बना ली, कोई ऐसा आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट है जो आपका उसको करवाना पड़ेगा। एंड उसके जो हकदार होंगे वो बेसिकली आप होंगे। जैसे इसने हैरी पॉटर की सीरीज वगैरह बताई है, तो उसको कॉपीराइट उस बंदे के पास है, आप उस कोई भी बुक से कोई कंटेंट या कोई ऐसी चीजें नहीं चुरा सकते, नहीं तो आपके ऊपर कॉपीराइट का केस हो जाएगा, है ना। आपने बहुत बार देखा होगा कि सिंगर जो है गाना गाते हैं बेचारों की कोई एक लाइन वाइन है जो चुरा ली जाती है, फिर वो केस वेस करते रहते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें होगी। अब देखिए क्या है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म एक तरीके से ये हो गया कि मैंने तुम्हें कहा कि जाकर के तुम ऐसा करो कि स्वच्छ भारत के ऊपर कोई एक ऐसी पीपीटी है जो बना करके लाओ। आप क्या करते हो, इंटरनेट पर जाते हो। ऑफ कोर्स कोई ऐसे परमात्मा या भगवान ऐसे यहाँ पर बैठेंगे नहीं कि आपको सारी चीजें पता होंगी, कुछ ना कुछ हमें फैक्ट्स के लिए इंटरनेट पर जाना पड़ेगा। हम इंटरनेट पर गए तो हमें एक पीपीटी दिखाई दी, हमने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब बंदा जो जिसने बनाई थी उसने रात दिन मेहनत की थी। तो कहने का यहाँ पर इतना सा तात्पर्य है, इतना सा मतलब यहाँ पर कि बेसिकली जो है किसी और की जो इन्वेंशन है, किसी और की जो मेहनत है, उसका क्रेडिट उसको मिलने के बजाय वो क्रेडिट आपको मिल रहा है और आप लेने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड द प्लेगरिज्म। ठीक है, तो आप प्लेगरिज्म का शिकार आप बिल्कुल हो रहे हो। एंड इंटरनेट बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो उसके ऊपर काम है जो कर रहे हैं। तो अगर आप किसी का डेटा उठा रहे हो तो एटलीस्ट उसको साइट कर दो, उसको सोर्स में डाल दो कि भाई ये डेटा वहां से उठाया गया है। ठीक है, तो एक्सीडेंटली भी हो सकता है, डेलिबरेटली भी हो सकता है, आप उसको इंटेंशनली कर सकते हो, अनइंटेंशनली कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि दोनों तरीके से है जो हो सकता है, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप कर भी रहे हैं तो आप उस बंदे को साइट कर दो कि ये डेटा वहां से लिया गया है। आगे की कहानी की बात करेंगे, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की बात है जो बेसिकली हो रही होगी। इंफ्रिंजमेंट से मतलब है आपके पास में कि किसी का ऑलरेडी कॉपीराइटेड वर्क है, आप उसकी परमिशन के बिना उसको यूज, एक्सेस, सेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई यहाँ पर क्या है कि आप जो है बिल्कुल कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर रहे होंगे और आपके खिलाफ है जो कार्रवाई हो सकती है अगर उस बंदे को पता चल गया तो। ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट भी होता है कि जैसे यहाँ पर आपके पास में देखो ये इसका एडिडास का है, तो बंदों ने क्या किया, उसी का उल्टा कुछ इस तरीके से बना दिया, है ना। प्यूमा के भी आपने काफी सारे देखे होंगे। तो इस तरीके से मैकडोनल्ड का, तो ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके ब्रांड के ऊपर बड़ा असर है जो होता है। तो ये उन्होंने अगर कॉपीराइट करा रखा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब इसका ट्रेडमार्क, क्योंकि ये कंपनी की पहचान है। ट्रेडमार्क क्या है, कंपनी की पहचान है। मैं तुम्हारे सामने गाना गा रही हूँ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो पहचान बन जाती है उस कंपनी की। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे किस्से, सारी कहानियां हुई। ओपन सोर्स की बात करेंगे तो यानी कि ये एक ऐसा फ्री या ओपन सोर्स की बात करेंगे कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, वो फ्री है। सोर्स कोड अवेलेबल का मतलब है कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। आपको अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना योगदान देना, आपको अच्छा खासा नॉलेज है उस चीज के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसके सोर्स कोड में आप चेंज करके कोई बदलाव है जो ला सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप यूं ही मत चले जाना कहीं उसको पाइथन को या पैंडास को ओपन करके, नहीं आता तो कहीं ऐसे गलत वलत कर दोगे उसके अंदर कुछ, फिर तो तुम्हारे सिस्टम के अंदर वो चलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि पूरी दुनिया का बंद हो गया, ऐसे नहीं होता वो। ठीक है, ओपन सोर्स हो गया यानी कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिना किसी कॉस्ट के, क्योंकि नाम में काम छुपा हुआ है। ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हमारे जो है इसके लिए आपको कोई पैसा वैसा पे नहीं करना पड़ता है। इसमें काफी सारे एग्जाम्पल आपके लिखे हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आप थोड़े अच्छे तरीके से देख लेना। फ्रीवेयर की बात होती है, फ्रीवेयर डज नॉट परमिट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। हाँ फ्री है बट भाई तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल देयर। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं बट आप उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट और ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की भाई पैसे दो और ये सॉफ्टवेयर खरीदो। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देकर के आपको उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपीराइट आपको जो है जिस बंदे ने भी बनाया है, जैसे मैं अगर फोटोशॉप वगैरह है ना, तो मेरे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्री भी नहीं होते हैं और ना ही ओपन सोर्स होते हैं, राइट। तो हम इनको पैसे देकर के बेसिकली खरीद रहे होते हैं, जैसे OS मैक OS हो गया और एडोब सूट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट विंडो के एग्जाम्पल हो गए। शेयरवेयर एग्जाम्पल
वो होते हैं विनजिप हो गया, जैसे जैसे कि आपको कहता है कि भाई 1 महीने के लिए आप इसको खरीदो और उसके बाद में जब आप 1 महीने के लिए आप इसको खरीदो और इसके बाद में जब आपको यूज करना है तो आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, है ना। तो वही चीज होगी यहाँ पर। साइबर क्राइम की बात होती है तो भाई क्राइम जो साइबर की दुनिया में हो रहा है, आज की दुनिया में 2 दुनिया है ना, एक हमारी दुनिया जिसमें हम एक्चुअल में जो है गले मिल रहे हैं, एक्चुअल में हम जो है बता रहे हैं कि भाई तुम जो है मतलब कहने का कि हम एक्चुअल में केक वेक कट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया जो साइबर की दुनिया जहां पर वर्चुअली सारे काम हो रहे हैं। हम गले लग कर बेशक बर्थडे विश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप पर, हम फेसबुक पर विश जो कर रहे हैं, वहां पर होना हमारे लिए प्रेजेंट ज्यादा जरूरी हो गया बजाय कि एक्चुअल दुनिया में, है ना। किस्से और कहानियां थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे और हैकिंग टर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर पॉजिटिव इंटेंशन रखते हुए एक हैकिंग हो रही है तो वो एक एथिकल हैकिंग के दर्जे की तरफ जाती है। और बात होती है कि उसको आप कहते हो व्हाइट हैट हैकर्स, यानी कि उसको एक हैट पहना दी जाती है, व्हाइट हैट, और उसी को हैकर्स बोला जाता है, व्हाइट हैट हैकर्स बोला जाता है। फिर बात आती है कि भाई अगर वो इंटेंशन उसका अच्छा नहीं है, नॉन एथिकल है, तो उसको नॉन एथिकल हैकर है जो बोला जाता है, और उसको एक ब्लैक हैट पहना दी जाती है जिसको आप क्रैकर का नाम है जो बेसिकली दे देते हो। ठीक है, तो ये दोनों तीनों टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। तो हैकर्स यानी कि जिसको एक फर्दर एक अच्छा खासा नॉलेज है, जो जिसका इंटेंशन बुरा नहीं है, जो गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर रह करके वो चीजें हैं जो कर रहा है, लेकिन वहीं पर रूल्स को ब्रेक करके दूसरों को नुकसान पहुंचा करके कह लीजिए कि हैकिंग हो रही है, और इनको हम क्रैकर्स का नाम है जो बेसिकली दे देते हैं। ठीक है, तो फिशिंग अपने आप में एक ऐसा साइबर क्राइम है कि जैसे आपको कोई मैसेज वैसे आया, आपको कोई मेल वेल आई कि भाई बैंक से, आपको लगता है कि सच में एसबीआई या फिर मार्क जुकरबर्ग तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा अवेयर कैसे हो गया, या फिर इतनी टेंशन कैसे लेने लग गया कि तुम्हारा अकाउंट डिलीट होने वाला है या हैक होने वाला है, मुझे पासवर्ड भेजो। तो ऐसी जो मेल्स होती है वो फिशिंग होती है। आगे चलते हुए बात करते हैं कि भाई ये जो सारे के सारे क्राइम्स आपको बताएं कि भाई हैकर्स ये क्राइम करते हैं, तो बात हैकर्स हो या कोई भी आम इंसान भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हैकर होना पड़ेगा, है ना। तो बात होती है कि भाई आपके पास में इंडियन आईटी एक्ट 2000 है कि आप ऐसे अगर क्राइम हो रहे हैं, जैसा फिशिंग हो रहा है या साइबर बुलिंग जैसे आप क्राइम देखते हो, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। तो ये आपके पास में आईटी एक्ट है जो कि 2000 में आया था, 17 अक्टूबर को। अब बात करेंगे हमारे सिंगल रो फंक्शंस के बारे में। तो आपके पास में देखिए मैथ्स में 3 फंक्शन है जो कि पावर फंक्शन है। जैसे आपने एक्स में दिया तो एक्स की पावर वाई, तो इससे जो आंसर आएगा वही होगा। जैसे 2 की पावर 3 का आंसर क्या होगा। ठीक है, मोड फंक्शन की बात करोगे, राउंड फंक्शन की सबसे पहले बात करेंगे। तो इसमें आप अगर 0 देते हो या कुछ नहीं देते हो तो सेम आंसर आएगा। जैसे अगर आपने कोई पॉजिटिव नंबर दिया तो हम इधर जा रहे होंगे, तो ये इन दोनों नंबर्स को एक्सेस कर रहा होगा 2 3। लेकिन अगर ये इसको देखेगा, अगर ये 4 5 या 5 से ज्यादा बड़ा हुआ, तब यहाँ पर आपके पास में 4 है जो बेसिकली हो जाता। बट अब हमारे पास में 2 3 का 2 3 ही है जो बेसिकली आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये चीज है जो ध्यान रखनी है। मैं वैसे आपको इसमें एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे 3 2 5 पॉइंट 5 6 7 8 किया और आपने 2 किया यहाँ पर, है ना। तो अब ये क्या करेगा, 2 को लेगा 5 6 को, लेकिन ये देखेगा कि ये क्या है आपके पास में 7 है, तो ये 5 6 से 7 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इसमें नेगेटिव दे दिया, ठीक है, या नेगेटिव की बात हम बाद में करें। अगर मैं यहाँ पर मान लो 4 दे देती हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि भाई इस 6 को लेने आया, लेकिन आगे वाला क्या है, 5 से छोटा है, तो ये 5 6 का 5 6 रहेगा। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं कि अब मैंने अगर नेगेटिव दे दिया तो ये क्या करेगा, इधर चलेगा, ये इन दोनों के पीछे 0 करेगा। ये क्या है, 5 से छोटा है, तो ये आपका 300 आएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं यहाँ, तो ये क्या करता है, इसको एक गिफ्ट दे करके जाता, यानी कि तब हमारे केस में 400 आ रहा होता। राइट, तो ये चीज, ये किस्सा कहानी आपको जाननी है, समझनी है। मोड फंक्शन में कुछ नहीं हो रहा है। मोड आपको पता चल रहा है रिमाइंडर, कि जैसे मान लो 11 को मैंने इससे किया तो मेरे पास में रिमाइंडर इज कमिंग 1, तो ये मेरे को मोड के थ्रू जानने की जरूरत है। राइट, आपको याद रखना है कि पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट होता है। नाउ फंक्शन अभी का करंट टाइम डेट बताएगा, डेट आपको बताएगा कि भाई आज जो है डेट, गिवन डेट, ठीक है, तो वो आपको बता रहा होगा। मंथ आपको मंथ बता रहा होगा। वैसे ही आपके पास में मंथ नेम आपको ABCD में बता रहा होगा कि भाई आज जो है मंथ वो कौन सा, नवंबर दिसंबर जनवरी। ईयर में आपके पास ईयर आ रहा होगा। डे नेम में आपके पास मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे आ रहे होंगे। ठीक है, फिर आपके पास में आता है यूकेस और अपर। ये जो दोनों के दोनों फंक्शंस हैं सेम काम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे छोटू को बड़ू के अंदर। यानी कि अगर आप अपर की बात करोगे तो वो बड़ी ABCD में आपको लवजीत या जो भी आपने लिखा है वो कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस वाला लोअर में कन्वर्ट करेगा। सब स्ट्रिंग, सब STR, ये तीनों के तीनों जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग निकाल करके दे रहे होंगे। तो यहां से वैल्यू शुरू करनी है। यहां पर आएगा कि जैसे अगर आपने लिखा है 3 से 4, तो 3 से शुरू करो, 4 तक टोटल है जो आपको बेसिकली लेकर के आना है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर मैंने 3 रखा है,
तो ये क्या करेगा, 1 2 3 फॉर्म से चलेगा और एफ से चलेगा और 4 टोटल, देखो फॉर्म आ गया। सेम काम इससे हो रहा है, सेम काम इससे, सेम काम इससे, ठीक है। लेंथ में क्या होगा आपके पास, फ्लो इंटीजर में आंसर आएगा, टोटल लेंथ आपको पता चल रही होगी। लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन क्या करेंगे, लेफ्ट से और राइट से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देंगे। जैसे आपने लिखा 4 तो ये लेफ्ट से 4, जैसे आपने लिखा राइट से 4 वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा होगा। इन एसटीआर ये फंक्शन हमेशा आपको क्या करता है, पोजीशन ला करके देता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। जैसे ये स्ट्रिंग है तो इसमें ये सब स्ट्रिंग कहां पर होगा, तो इसकी पोजीशन आपको मिल जाएगी, रिटर्न 0 करेगा जब इसको वो स्ट्रिंग आपको मिलेगी नहीं। जैसे इसने एम ए है तो एम ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर है तो आपको आंसर मिल गया। एल ट्रिम लेफ्ट साइड के स्पेस को रिमूव करेगा, आर साइड राइट साइड के स्पेस को रिमूव करेगा, ट्रिम दोनों साइड के स्पेस को रिमूव करेगा, एंड दैट्स अ केस सेंसिटिव फंक्शन आल्सो। इसका बेसिकली यूज तब होता है केस सेंसिटिविटी का, जैसे आपने ट्रिपल एन लिखा तो ये क्या करेगा, इसको और इसको इधर से रिमूव करेगा। तो आपके पास में देखो रिमूव हो गए ये 3 और 3 है ना। अब इसमें बड़ा एन होता तो ये काम नहीं कर पाता, कहने का मतलब है। तो एन आपने किया तो ये 1 2 3 और 1 2 3, तो बस इसने रिमूव करके आपको आंसर है जो बेसिकली दे दिया। लीडिंग सॉरी लीडिंग है, लीडिंग के अंदर क्या करेगा, लेफ्ट साइड का ही रिमूव है जो करेगा। आपने यहाँ पर लीडिंग लिखा, ये लेफ्ट साइड का करेगा 1 2 और 3, ठीक है। ट्रेलिंग लिखते तो वो राइट साइड के रिमूव कर देता आपको, ठीक है। तो ये वाली किस्सा, ये वाला कहानी आपके पास में हुई। एग्रीगेट फंक्शंस जिनका बेसिकली यूज होता है एक भरे पूरे ग्रुप के ऊपर, दैट्स व्हाई हम इनको ज्यादातर ग्रुप्स के साथ भी ग्रुप बाय के साथ भी यूज करते हैं, बट ग्रुप बाय के बिना भी हम इनको यूज करते ही हैं। खैर लेकिन अगर बात करेंगे इनकी, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जिनकी नल के साथ नहीं बनती है। स्टार है किंग की तरह, कहता है कि मैं सबको काउंट करूंगा। तो बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप बाय और हैविंग के बारे में। ग्रुप बाय का बेसिकली यूज होगा कि आप ग्रुप के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे होंगे, तो बेसिकली इसकी जो कमांड्स यूज होती होंगी वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें आपको किसी न किसी टेबल के अंदर ऐसा जरूर गया बताया होगा कि भाई आपको किसी एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करना है, एंड उसके बाद में आपको उस ऑपरेशन को किसी न किसी एक ग्रुप पर अप्लाई करने के लिए जरूर बोला होगा। तो आमतौर पर ग्रुप बाय के बाद में आप जो चीज लिखते हो उसको आप सेलेक्ट पर लिख करके किसी एक एग्रीगेट फंक्शन से आप फ्रॉम का यूज करते हो, अपनी क्वेरी को सम अप कर देते हैं। तो ये आपके पास ग्रुप बाय को आपको ध्यान से रखना है। कुछ टिप्स अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप पहले क्वेरी को पढ़िए, फिर टेबल को देखें, फिर क्वेरी को देखें, फिर टेबल को देखें। उसके बाद में आप अपनी टूटी फूटी क्वेरी जनरेट करें, फिर से आप टेबल और अपनी क्वेश्चन को देखें। डेफिनेटली अगली बार आप एक सही क्वेरी है जो बना रहे होंगे, अगर आप थोड़े से कच्चे हैं, अदरवाइज इतना देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, तो अंतर आता है काउंट स्टार के बीच में। अगर मैं स्टार का यूज करूंगी तो मुझे यहाँ पर 1 2 3 आएगा। अगर मैंने ये किया तो मुझे सॉरी हमने उल्टा बता दिया। अगर हमने स्टार का यूज किया है तो 1 2 3 4, तो मतलब ये 4 कहेगा और ये क्या करेगा, 3 हमें आंसर करेगा, क्योंकि 9 नैन वैल्यूज को हमें काउंट करके बताता है। जी हाँ, ओके। हैविंग का यूज होगा आपके ग्रुप बाय के बाद में, जो भी टेबल जनरेट होगा उसके बाद में आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे। अब बात किससे कहानियां हैं कि भाई www से हमारी शुरुआत होती है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, क्योंकि इसके नाम में काम छुपा है कि वेबसाइट्स का क्या है, जाल है। वो सारी की सारी वेबसाइट्स जो कि कंटेन करती हैं अपने आप में कोई भी टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारी की सारी है ना, इन सारी वेबसाइट्स के अंदर ये चीजें आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करेंगे www की विद इंटरनेट ऑफकोर्स होगा तभी तो हम अपनी वेबसाइट्स को ओपन कर पा रहे होंगे, है ना। सो www है, इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली 1989 के अंदर। वेबसाइट यह है, एक कलेक्शन है पेजेस का। जैसे कि सामने आपको एक वेबसाइट दे रही है, इस वेबसाइट के अंदर क्या है, कुछ आपको लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे एंड आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पर पहुंच रहे होंगे। तो वैसे ही वेब पेजेस क्या हो गया, HTML वगैरह में बनाए जाते हैं, एंड ये क्या करते हैं, एक एक कलेक्ट होते हैं और आपकी वेबसाइट का क्या बनते हैं, एक हिस्सा बनते हैं। तो हिस्सा हो गया आपकी वेबसाइट का। पहला पेज होता है जो आपकी वेबसाइट का, उसको आप होम पेज बोलते हो, और होम पेज भी वेब पेज भी मतलब होम पेज वेब पेज भी है जो होता है। होम पेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपका पहला पेज होता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। वेबसाइट में स्टैटिक और डायनामिक 2 हिस्से होते हैं, क्योंकि डायनामिक के अंदर हमारा डेटाबेस हो रहा होता है और इसके अंदर डेटाबेस हो नहीं रहा होता है। इसको आपने एक बार ओपन किया और आप हमेशा वही चीजें हैं जो बार बार देखते रहोगे कि भाई ये चेंज नहीं होती, और इसमें आप चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करते रहते हो। वेब पेजेस आपकी वेबसाइट के हिस्से हो गए। तो होम पेज मैंने आपको बता दिया है, दोनों में अंतर भी। होस्टिंग एक सर्विस है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, आप दुनिया देश जहान को दिखाना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट बने, आपकी वेबसाइट दुनिया को दिखे, तो उसके लिए हम ऐसी जो वेब होस्टिंग वाली सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं कंपनीज, हम उनके पास जाते हैं, यानी कि वो हमें
जो है सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, और जैसे गो डैडी हो गया, जस्ट होस्ट हो गया, होस्ट पापा हो गया, तो ऐसी बहुत सारी आपको होस्टिंग सर्विसेज कंपनीज हैं जो देखने में मिल जाएंगे। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट, कोई वेबसाइट है जिसके साथ हम कनेक्ट हो पा रहे होंगे, यानी कि वेबसाइट वगैरह को ओपन कर पा रहे होंगे। जैसे फिलहाल के लिए अगर आप डेस्कटॉप पर मुझे देख रहे हैं तो आपने एक ब्राउजर यानी कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एज है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एज, तो इनको आपने डाउनलोड है जो किया होगा। अब हाथ पर तो इंटरनेट चलाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स आपने इन्हीं को डाउनलोड किया, एंड उसके बाद हम इनका यूज करते हुए अपने ब्राउजर के ऊपर कोई भी वेबसाइट, HTML पेज ओपन कर पा रहे होंगे। सर्वर एक तरीके से क्या है, एक स्टोरेज कंटेनर की तरह है कि भाई यहाँ पर आपकी सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं वो सारा का सारा उनका जो कंटेंट है वो जाकर के स्टोर होता है। जैसे वेबसाइट्स में कलेक्शन होता है किसका, इमेजेस का, टेक्स्ट का, एप्लीकेशंस का, तो वो सारी चीजें क्या होती है वेब सर्वर पर जाकर के स्टोर होती है। आप अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हो, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, वापस आएगी, चीजें डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। तो ये IP एड्रेस क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस है, आपके इंटरनेट वाला एड्रेस है। जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए, आपका जो ISP है वो आपको एक यूनिक एड्रेस देगा। ये दुनिया जहान में यूनिक होगा, ये आपकी मशीन का यूनिक एड्रेस है, इसलिए इसको मशीन एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें 0 से लेकर के 255 किसके अंदर, हमारे IPv4 के अंदर, IPv6 में 128 बिट है, यानी कि ये वर्जन 6 यानी कि लेटेस्ट वर्जन है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, इसमें .html इसका एक्सटेंशन है। इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव, ये डेटा की प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करती है। XML हमारा डेटा के ऊपर काम करता है, इसमें प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते बट HTML में होते हैं। केस सेंसिटिव होती है ये, और इसमें आप खुद के टैग भी क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें, URL आपकी वेबसाइट का एक पूरा पर्टिकुलर एड्रेस जो कि यूनिक होगा। जैसे कि इस क्लास का जो लिंक है वो URL अगर मैं किसी और को भेजूंगी तो वो मेरी क्लास में जाएगा, किसी और की क्लास में नहीं आएगा। तो यानी कि उस बात तक पहुंचने का, उस मीडियम तक, मतलब उस वहां तक पहुंचने का एक मीडियम, एक कह सकते हो पूरा पाथ, ठीक है। डोमेन नेम क्या हो गया कि भाई अगर हम बात करें किसी भी वेबसाइट की तो उसको एक उसका यूनिक एड्रेस, IP एड्रेस मिला होगा, लेकिन वो इतने बड़े बड़े नंबर हमारे लिए याद कर पाना इज वेरी वेरी टफ। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स के डोमेन नेम खरीदते हैं, तो ये भी दुनिया में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अब ऐसा है कि हमें जो IP एड्रेसेस को याद ना रखना पड़े, क्योंकि इट्स वेरी वेरी टफ हमारी आम जनता, आम ह्यूमन के लिए, तो इसलिए हम उनको एक रैपर यानी कि एक डोमेन है जो दे देते हैं। तो डोमेन हमारी URL के अंदर ही होगा, जो कि दुनिया जहान भर में क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये चीज़ आपके पास में हो गई यहाँ पर। एंड जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ये बीच में आपको एक डोमेन नेम दिखाई दे रहा है, एंड इसके बहुत सारे होंगे आपको टॉप लेवल डोमेन भी। एंड कुछ इस तरीके से है कि जैसे ये मेरा डोमेन, सब डोमेन, प्रोटोकॉल एंड TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन। सो वॉइस ओवर प्रोटोकॉल की बात हो रही है, तो यानी कि अगर हम वॉइस कॉल वॉल की बात करते हैं तो उसमें हमारी वॉइस इधर से उधर जा रही होती है, तो ये अलाउ होता है हमारे किसके, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। तो बात है कि समरी को आप इस तरीके से याद कर लेना जो भी आपके डोमेन की है। एंड मैंने पूरी कोशिश की कि आपको 1 आवर में सारी की सारी समरी है जो आपके दिमाग में फिट करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आपका 1 आवर? मुझे 1 आवर, देखो बोलना भी अभी देखो ऐसे जुबान में ऐसे ऐसे कर रही है ना, ओके। एंड मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर यस, तो मिलेंगे आपको अगली कक्षा के अंदर यस। अगर हाँ आपको इस लेक्चर से बहुत ही बेनिफिट मिलता है तो यस आप अपने जूनियर्स को बता रहे होंगे कि भाई वहाँ पर एक लवजीत मामा जो पढ़ाते हैं, है ना, या फिर आप इस चैनल के बारे में है जो बिल्कुल बता रहे होंगे, ठीक है। तो कहने की बात है कि आप ही एक जरिया हो अपने जूनियर्स को बताने का कि भाई इस चैनल के बारे में, है ना, आपकी कितनी सारी हेल्प है जो हम लोगों ने की है। अगर आपको ऐसा सच में लगा कि भाई आपकी बहुत सारी हेल्प है जो आप हुई है, आप एग्जाम में कुछ अच्छा है जो हम लोगों की वजह से कर पाए हो, तो आप जरूर इस चैनल को अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, जो भी आपके जूनियर्स आएंगे उन तक पहुंचा रहे होंगे। बस ये काम आपने करना है, बाकी सारी चीजें आपके लिए हमने फिट कर दी हैं। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। डरने का नहीं है, बिल्कुल जितना डरोगे बिल्कुल पेपर उतना ही है जो आपको डराएगा। आराम से ठंडे दिमाग से पेपर को ओपन करना है, आपको देखनी है 2-4 बार चीजें, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। 3 घंटे का जो टाइम होगा उसमें पूरा यूटिलाइज करना है। प्रोग्रामिंग में 0 कटिंग है जो करने की कोशिश करना। एंड अगर कटिंग हो भी जाती है तो इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेना कि हमने कोई ऐसा अपराध ही है जो कर दिया है। आप रफ शीट पर पहले अपने पेपर की जो है अपने प्रोग्राम्स की एक समरी बना रहे होंगे, उसके बाद में आप उसको लिख रहे होंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा 0 कटिंग करने की। बाकी आप किसी भी चीज का कोई भी जो है स्ट्रेस एग्जाम में मत लेना, जो भी हो रहा है वो बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है। तो बस फोड़ करके आ जाओ एग्जाम,
ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आज हम भी दुआ है जो करेंगे कि आप, अगर बच्चों ने अच्छे से मेहनत की है ना, जिन बच्चों ने बिल्कुल एकदम रात दिन एक किए हैं, उनको उनका जस्टिफिकेशन है जो जरूर मिलना चाहिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। बाय बाय।